गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन की यूनिट से, और जो नया कॉन्सेप्ट है अपना वो है बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की यूनिट हमने स्टार्ट की थी तो उसी से अपना कॉन्सेप्ट लेते हैं बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन आप सभी समझते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन बेटा वो होता है जिसमें सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है। एक सॉल्यूशन कैसे बनता है? एक सॉल्यूशन बनता है बेटा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब आप मिलाते हो तो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। और सॉल्यूशन में यदि सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा कम है, वेरी वेरी लेस, ठीक है, और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे? उस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो बेटा देखिए हम यहां पे एक सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे और उसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से एक सॉल्यूशन बना जिसको आप डाइल्यूट सॉल्यूशन कह रहे हो। क्यों डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट का अमाउंट काफी कम है। अब चलिए सॉल्यूशन किस प्रकार का है, ठीक है ना। अपने पास लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है, अपने पास सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है, अपने पास गैस लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें सोल्यूट जो होता है बेटा वो सॉलिड होता है। सोल्यूट क्या होगा? सॉलिड होगा, ठीक है, और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। और इससे अपना जो सॉल्यूशन बना है उसको आपने कंसीडर करना है। सीधी सी बात ये है कि जो सोल्यूट आप ले रहे हो वो किस नेचर का होना चाहिए बेटा? वो नॉन वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन वोलाटाइल नेचर का, मतलब जिसके वेपर ना बनते हो, डज नॉट फॉर्म वेपर्स, ठीक है। तो वो अपने पास सोल्यूट होना चाहिए। बात समझ आ गई? चलो अब जब सोल्यूट नॉन वोलाटाइल नेचर का होगा और हम उसको लिक्विड के अंदर मिक्स करेंगे तो अपने पास सॉल्यूशन बनेगा। वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बेटा मैं ले लेता हूं। सपोज करिए मैं शुगर को वाटर के अंदर मिक्स कर देता हूं बेटा। शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करके सॉल्यूशन बना लेता हूं। शुगर बेटा यहां पे क्या एक्ट करेगी? शुगर यहां पे एक्ट करेगी सोल्यूट। वाटर यहां पे क्या एक्ट करेगा? वाटर एक्ट करेगा बेटा सॉल्वेंट, और इससे अपना क्या बनेगा? सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए शुगर सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, ये अपना सॉल्यूशन बन गया। अब इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगी? एक बार चेक करिए। मान लीजिए शुगर का 1 मोल बेटा मैंने लिया और वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। अब मैं इसी तरह का एक दूसरा सॉल्यूशन ले लेता हूं बेटा, यूरिया ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यूरिया। और यूरिया को बेटा मैं पानी के अंदर मिक्स कर देता हूं, वाटर के अंदर मिक्स कर देता हूं, और ये भी सॉल्यूशन बन गया। अभी अपने पास क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। यूरिया भी क्या होगा? नॉन वोलाटाइल नेचर का होगा। नॉन वोलाटाइल नेचर का है। कैसा है? नॉन वोलाटाइल नेचर का है। और शुगर भी क्या है? नॉन वोलाटाइल नेचर का है। अगर मैंने यहां पे 1 मोल लिया है तो बेटा यहां पे भी आपको 1 मोल ही लेना पड़ेगा। दोनों का अमाउंट मैंने सेम रखा है। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी कि एक सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है ना। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। दोनों का जो अमाउंट है मैंने 1 मोल लिया है। अब यहां पे बात आती है कि 1 मोल का क्या मतलब होता है। जैसे हमने मोल कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था, 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट आता है मोल कॉन्सेप्ट, कि 1 मोल का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस की कितनी संख्या? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस मींस 6.022 into 10 की पावर 23 ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब अगर आप बेटा 1 मोल लिखते हैं, 1 मोल पेन लिख देते हैं, 1 मोल पेन लिख देते हैं, तो इसका मतलब है 6.022 into 10 की पावर 23 पेन, ठीक है। 1 मोल एटम यदि आप लिख देते हैं, 1 मोल एटम यदि आप लिखते हैं तो इसका मतलब भी यही है 6.022 into 10 की पावर 23, ठीक है ना। तो 1 मोल का मतलब होता है कितने नंबर? 6.022 into 10 की पावर 23,
जैसे आप 1 डजन बनाना के अंदर 1 दर्जन केले के अंदर 12 केले बोलते हैं ना, इसी प्रकार से एक टर्म है कि 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल होंगे। 1 मोल एटम अगर आपने बोल दिया तो इतने एटम होंगे। 1 मोल बनाना आपने बोल दिया तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बनाना होंगे। ये बात समझ में आई? तो 1 मोल का मतलब है आपने शुगर के कितने पार्टिकल ले लिए बेटा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 शुगर पार्टिकल आपने लिए। यहां पे भी आपने यूरिया के कितने पार्टिकल लिए? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूरिया पार्टिकल लिए और आपने पानी के अंदर डिसोल्व कर दिए। एक बात और ध्यान रखना कि इतने पार्टिकल को यहां जो पानी है वो और यहां जो पानी है वाटर है सेम अमाउंट के अंदर आपने डिसोल्व किया है। ठीक है ना? चलिए सॉल्यूशन बन गया अभी। लेकिन आपको ये पता है शुगर का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज C12H22 और O11 होता है। ठीक है? इसका मोलिकुलर मास जब आप निकालोगे तो कार्बन के एक एटम का जो मास होता है बेटा वो 12 ग्राम होता है, प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का होता है 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 22। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है? तो टोटल ये कितना हुआ? ये बेटा हो जाता है 342 ग्राम। लगभग हमारे पास 342 ग्राम मोलिकुलर मास आया शुगर के एक पार्टिकल का। ये ध्यान रखना। ठीक है ना? सॉरी, एक पार्टिकल का नहीं, 1 मोल मॉलिक्यूल का। 1 मोल का जो मोलिकुलर मास आया वो अपने पास आया 342 ग्राम। लेकिन अगर मैं 1 मोल यूरिया का निकालूं तो अपने पास आएगा बेटा NH2CONH2। इसके अंदर नाइट्रोजन कितनी है? 2। एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 ग्राम। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हाइड्रोजन कितनी है? 4। एक हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस कार्बन का कितना होता है बेटा? कार्बन का होता है 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अगर इस सारे को जोड़ेंगे तो ये अपने पास आएगा बेटा 60 ग्राम। एक बात समझिए, इसके 1 मोल में एटम की संख्या इतनी, सॉरी पार्टिकल की संख्या इतनी। 1 मोल शुगर में शुगर के इतने पार्टिकल। 1 मोल यूरिया के अंदर यूरिया के इतने पार्टिकल। 1 मोल का मोलिकुलर मास 342 ग्राम। 1 मोल का मोलिकुलर मास 60 ग्राम। तो डिफरेंस किस में आया? मोलिकुलर मास में। 1 मोल जो कंपाउंड है उसका जो मोलिकुलर मास है उसमें फर्क आया है। ठीक है ना? तो देखिए क्या होगा, ये जो मैंने 2 सॉल्यूशन लिए हैं यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा। और वो रिजल्ट क्या निकलेगा बेटा? प्योर जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। आप सभी को पता है वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। ठीक है ना? यहां पे भी वाटर, प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा। लेकिन जब मैं उसके अंदर 1 मोल शुगर का डाल देता हूं, 1 मोल शुगर का इस वाटर के अंदर डालता हूं, तो ये देखा गया कि इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बेटा 1.86 डिग्री सेल्सियस माइनस में हो जाता है, मतलब 0 से कम हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि हमने शुगर का 1 मोल उसके अंदर डाल दिया। ठीक है ना? आप वाटर को जब फ्रिज में रखोगे तो आप चेक करना, प्योर वाटर को आप एक बर्तन में रख देंगे और शुगर का सॉल्यूशन बना के एक बर्तन में रख देंगे। फ्रीजिंग सबसे पहले वाटर की होगी, बाद में फिर शुगर सॉल्यूशन की होगी। तो शुगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, मतलब प्योर वाटर का 0 डिग्री था वो शुगर सॉल्यूशन का लेस होके 1.86। इसका मतलब ये हुआ कि शुगर डालने से कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। शुगर क्या थी? सोल्यूट थी, एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट थी। यहां पे आए भाई 1 मोल यूरिया का भी लिया मैंने और यूरिया का सॉल्यूशन बनाया। तो देखिए शुगर और यूरिया बिल्कुल अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, लेकिन अगर मैं 1 मोल यूरिया पानी में डालता हूं, उतने ही पानी में डालता हूं, तो इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर भी बेटा -1.86 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये भी डिक्रीज हो गया और उतना ही हो जाता है। अब यहां से मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन बनाए। ठीक है ना? सॉल्यूशन कैसे बनाए? वाटर को सेम रखा, सोलवेंट को सेम रखा, लेकिन सोल्यूट को चेंज कर करके देख लिया। यहां शुगर है, शुगर की जगह बेंजीन ले लिया, कोई और दूसरा कंपाउंड ले लिया, बार बार चेंज करता गया, लेकिन सभी का 1-1 मोल डाल के देखा। जब मैं सभी सब्सटेंस का 1 मोल डालता हूं तो जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है सभी का -1.86 डिग्री सेल्सियस आता है, सबका। आप चाहे किसी भी टाइप का सोल्यूट डाल लीजिए, वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए और उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। ठीक है? तो ये ऑब्जर्व किया गया कि भी सेम अमाउंट में जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो डिक्रीज हुआ। लेकिन यहां पे एक बात और है, अमाउंट भी तो सेम था 1 मोल, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंस था।
मोलिकुलर फॉर्मूले में डिफरेंस क्यों था? क्योंकि यहां पे कंपाउंड अलग है, शुगर है, यहां कंपाउंड कौन है? यूरिया है, दोनों का नेचर अलग है, ठीक है ना, इसलिए मोलिकुलर फॉर्मूला यहां पे मोलिकुलर मास अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पे जब सेम लेता हूं तो फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही डिक्रीज होता है जितना यहां पे डिक्रीज होता है, जितना यहां पे डिक्रीज होता है, बराबर होता है। तो बात यहां पे समझने की यह है कि अगर अलग अलग सोल्यूट पार्टिकल का सेम अमाउंट ले लिया जाए और वाटर के अंदर मिक्स किया जाए तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेम डिक्रीज होगा लेकिन सेम डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होगा। जैसे यहां पे -1.86 है तो यहां पे भी -1.86 आएगा, या आप 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का डालोगे तो -1.86 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। वो डिपेंड किस पे नहीं कर रहा? वो नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने यहाँ पे शुगर ले रखा है और उसका मोलिकुलर मास 342 ग्राम है, या यूरिया ले रखा है और उसका मोलिकुलर मास 60 ग्राम है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये कितना लिया है आपने? 1 मोल लिया है, 2 मोल लिया है, 3 मोल लिया है, यहां पे 1 मोल लिया है तो 1 मोल लिया है तो दोनों का फ्रीजिंग टेम्परेचर -1.86 आया। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की। कौन सी प्रॉपर्टी? कि उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। डिक्रीज का मतलब हो गया डिप्रेस हो गया, ठीक है ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, और वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ पार्टिकल या अमाउंट। 1 मोल अमाउंट लिया आपने, 2 मोल लिया, 3 मोल लिया, एंड इंडिपेंडेंट ऑन नेचर। नेचर पे निर्भर नहीं कर रही कि इधर शुगर है इधर यूरिया है तो फर्क पड़ जाएगा, नहीं, उस पर निर्भर कर ही नहीं रही। समझ आया? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जिसको आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना, जो किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, एंड इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। तो इसको बोलते हैं बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। आगे चलते हैं। ऐसी कितनी प्रॉपर्टी होती है भी एक सॉल्यूशन की? बेटा ऐसी टोटल 4 टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 4 टाइप्स। देखिए टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास आता है बेटा, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? अभी एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? अभी यहां पे बताएंगे हम। 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर देयर। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर में कमी हो जाना, ये एक प्रॉपर्टी है बेटा। सॉल्यूशन एक ही टाइप का लूंगा मैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे हम, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मैं वाटर के अंदर मिक्स करता हूं तो बेटा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो एलिवेट हो जाता है। एलिवेट का मतलब बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, एलिवेट हो जाता है। थर्ड आता है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो तो अभी हम कर ही रहे थे, फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ आई? ये थर्ड प्रॉपर्टी है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये टोटल 4 टाइप की प्रॉपर्टी है भाई। ये सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब बेटा एक बार डिफाइन कर लें आप, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है। अभी हमने वैसे तो बता दिया है, फिर भी आप एक बार डिफाइन कर लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है भाई? डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, मतलब अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। एंड इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ
सोल्यूट, सोल्यूट के नेचर पे निर्भर ही नहीं करती है। ठीक है भी, तो ये हमारे पास डेफिनेशन आगे भी किसकी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। दोज प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन which depends upon number of moles of the solution, number of moles of the solute and independent on nature of solute present in the solution। सोल्यूट का नेचर कैसा है, वो शुगर है, यूरिया है या दूसरा कोई सोल्यूट है, इस पे कोई मतलब नहीं, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए हैं आपने, इस पे निर्भर करेगा। तो ये चार प्रॉपर्टी होती है अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने से पहले, डिटरमाइन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट में आपके एरर ना आए, किसी तरह की गड़बड़ ना आए, उसके लिए कुछ खास बातें देखिए। for minimum error in determination of कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर रहे हो, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई एरर ना आए, इसके लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले जो सोल्यूट है, जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो बेटा, वो सॉल्यूशन फर्स्ट solution must be diluted, solution must be dilute solution। जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। अभी बात की थी हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है सोलवेंट का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए और सोल्यूट का वेरी वेरी लेस होना चाहिए। ठीक है। सेकंड जो बात आती है बेटा, वो क्या आती है, जो सोल्यूट होता है वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल। सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल। बेटा सोल्यूट नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। बात समझ में आई? नॉन वोलाटाइल का क्या मतलब है, मतलब वो वेपराइज ना होता हो, वेपर नहीं बनने चाहिए उसके, तो वो नॉन वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, सोल्यूट जो है, सोल्यूट नाइदर एसोसिएटेड, सोल्यूट ना तो एसोसिएट होता हो नोर डिसोसिएटेड। अब इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन का क्या मतलब है। सबसे पहले ले लेते हैं भी सोल्यूट के एसोसिएशन से क्या मतलब है। देखो बेटा, हमारे पास मान लीजिए CH3COOH एसिटिक एसिड है बेटा, ठीक है ना। उसके दो मॉलिक्यूल मैंने वाटर के अंदर डाले। पहले ये अकेले इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे बिल्कुल, लेकिन जब मैं वाटर के अंदर इनको डिसोल्व करता हूं तो क्या देखता हूं कि CH3 और COOH जो है ये आपस में एसोसिएट हो जाते हैं बेटा, एसोसिएट जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। किस प्रकार से जुड़ेंगे, देखिए इस हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव होगा, आप जानते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो स्लाइटली नेगेटिव इस पे आ गया, और इसके ऊपर कैसा आ जाएगा बेटा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। देखिए स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव के अंदर इंट्रैक्शन अराइज होगा, यहाँ पे भी इंट्रैक्शन होगा बेटा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो मॉलिक्यूल जो अलग अलग थे वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद दो एसोसिएट होके, मतलब जुड़कर एक सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। तो अगर ऐसी स्थिति हुई कि मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के और एसोसिएशन करते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, तो बेटा एरर आएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने में एरर आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड आता है बेटा डिसोसिएशन। अगर कोई सोल्यूट वाटर के अंदर मिक्स करने पर डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएशन का मतलब होता है, जैसे आप NaCl ले ले बेटा, ये एक साल्ट है, जब आप इसको वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो आपको पता है ये किसके अंदर डिसोसिएट हो जाता है बेटा, आयंस के अंदर। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये डिसोसिएट हो गया है। एक सिंगल सब्सटेंस डिसोसिएट होके हमारे पास दो या दो से ज्यादा स्पीसीज बनाता है, तो उस कंडीशन में डिसोसिएशन हो गया। अगर डिसोसिएट होता है सोल्यूट तो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने में, डिटरमाइन करने में एरर आएंगे, ये बात ध्यान रखें। तो ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए सोल्यूट के अंदर।
ना वो एसोसिएट करता हो ना वो डिसोसिएट करता हो, तभी बात बन पाएगी भी। चलिए ठीक है, ये तीन बातें आपने ध्यान रखनी है। क्या क्या? सोल्यूट डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए, और जो सोल्यूट है वो ना एसोसिएट करता हो ना ही डिसोसिएट करता हो। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और साथ में जो सॉल्यूशन होता है वो रोल्स लॉ को ओबे करता हो, ये भी ध्यान रहे, जो सॉल्यूशन अब आप बना रहे हो वो रोल्स लॉ को ओबे करता हो, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं बेटा, और इनको प्रूव करेंगे कि भाई ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप ले रहे हो, जैसे हमने बोला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या ये प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहला सकती है? कह सकते हैं हम इसको। अगर आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दो कि ये किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, तो बिल्कुल ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी आ जाना, ठीक है। कब कमी आएगी? जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप इसके अंदर ऐड करोगे। तो आप लिखिए भी फर्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है भी। इसको हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को समझने से पहले हम यहां पे एक सॉल्यूशन बनाते हैं बेटा। सबसे पहले मैं एक कंटेनर लेता हूं, ये कंटेनर ले लिया, क्लियर है। ये कंटेनर लिया, इसको मैंने ऊपर तक भर लिया अभी यहां तक, और इसके अंदर प्योर वाटर है। समझने वाली बात है, क्या है इसके अंदर? प्योर वाटर है बेटा। क्या है? प्योर वाटर है। तो इसके सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल होंगे सारे के सारे, ये वाले सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं इसको बेटा गर्म कर देता हूं, हीट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? हीट कर दिया मैंने इसको। तो देखिए ये जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सारे के सारे किस में चले जाएंगे? वेपर फेज में चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है भी। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसका सॉल्यूशन बना लेता हूं। जो आपने सॉल्यूशन बनाया बेटा, शुगर प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन बनाया है, मैं वही कर रहा हूं। अब इस प्योर वाटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया है। क्या डाल दिया बेटा? शुगर डाल दिया। तो ये अपने पास बन गया शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन बन गया। शुगर किस नेचर की थी? नॉन वोलेटाइल नेचर की थी। तो अब क्या होगा, जो यहां पे सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल थे प्योर स्टेट में, अभी इनमें कुछ पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर लेगा बेटा? शुगर ऑक्यूपाई कर लेगा। उसको मैंने देखो ऐसे कर दिया है, ये पोजीशन शुगर ने ऑक्यूपाई कर लिए। अब ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है, तो बेटा इसके वेपर नहीं बनेंगे। क्लियर सी बात है, क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल नेचर का, वेपराइज होगा नहीं। अगर वेपराइज नहीं होगा तो फिर वेपर किसके बनेंगे? इसको हीट करने पर, इसको हीट करने पर सिर्फ केवल वाटर के वेपर बनेंगे भी, ठीक है ना, इसके वेपर बन पाएंगे। तो अगर इसके वेपर नहीं बने, किसके? शुगर पार्टिकल वेपराइज नहीं हो पाए, तो यहां पे वेपर प्रेशर में तो कमी आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर गोइंग इन वेपर फेज बिकम्स लेस, कम हो गए, यहां पे ज्यादा है। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। यही तो बात पढ़ रहे हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। प्योर स्टेट के बजाय सॉल्यूशन बनने के बाद वेपर प्रेशर में कमी आ जाना। तो बात समझ आई कि भाई वो कमी आती है तो क्यों आती है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए हम सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं बेटा। एक सॉल्यूशन कंसीडर किया हमने, a प्लस बी, ए और बी से हमने एक सॉल्यूशन बना लिया भाई। क्या बना लिया? सॉल्यूशन बना लिया। तो ए और बी क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ये दो कंपोनेंट्स है जिनसे मिलके क्या बना है? सॉल्यूशन बना है, ठीक है ना। ये जो कंपोनेंट ए है, इसको मैं मान लेता हूं बेटा ये सोलवेंट है। क्या है? ये सोलवेंट है। और बी क्या है? सोल्यूट है, ठीक है ना। बी को मैंने मान लिया सोल्यूट, ठीक है भाई। ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। अब इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं हम, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालते हैं, ठीक है भाई। तो अगर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि अगर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो वो रोल्स लॉ को भी ओबे करेंगी भी। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो रोल्स लॉ को भी ओबे करेगी, वो सॉल्यूशन भी रोल्स लॉ को ओबे करेगा। तो देखिए अगर ये सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करता है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्या पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है एक बाइनरी सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से बना है,
उनके लिए रोल्स लॉ अगर आप लगाते हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ this component in pure state multiply by mole fraction of that component, and PB partial vapor pressure of component B that is equal to vapor pressure of this component in pure state multiply by mole fraction of that component. ये बात आपने पढ़ी है, ठीक है ना? लेकिन एक बात आपने और पढ़ी है, but we know that हम क्या जानते हैं कि भी जो कंपोनेंट B था, जो सोल्यूट हमने माना है, know that component B is non-volatile in nature, ठीक है? कंपोनेंट B जो है वो नॉन वोलाटाइल नेचर का है बेटा। इसका मतलब इसके वेपर नहीं बनेंगे, अगर वेपर नहीं बनेंगे तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, कंपोजिशन में उसके वेपर होंगे ही नहीं, तो इसका मतलब PB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी भी। तो हम लिख सकते हैं PB दैट इज इक्वल टू 0, PB 0 हो गया। नाउ अगर हमें पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB आना चाहिए बेटा, आना चाहिए ना? लेकिन आपने यहां पे लिखा है कि PB दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि कंपोनेंट B इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? 0। तो पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ एक कंपोनेंट के कारण होगा। कब? जब आपका जो सोल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल नेचर का है, तो टोटल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर किसके कारण होंगे? सिर्फ सॉल्वेंट के कारण होंगे, ठीक है ना? यहां तक समझ आया आपको? चलिए अब आगे करते हैं भी हम, मैं इसको साफ कर देता हूं अभी। तो सिर्फ एक कंपोनेंट के कारण पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा अभी, ठीक है? चलिए बेटा, हमारे पास आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। आप जानते हैं PA की क्या वैल्यू है, यहां से निकालिए। देखिए बेटा, PA दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो PA की वैल्यू रखिए PS दैट इज इक्वल टू P नोट A एंड XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। आप ये जानते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, ये जानते हैं आप। ये वैल्यू यहां पे रखिए बेटा, जब आप ये वैल्यू यहां पे रखेंगे तो P नोट A 1 माइनस XB, ठीक है? इस P नोट A को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, PS दैट इज इक्वल टू P नोट A माइनस P नोट A एंड XB, ठीक है भी? P नोट A को बेटा इधर ले आइए, इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास बन गया P नोट A दैट इज इक्वल टू माइनस P नोट A और XB बन गया ये। अब देखिए इस नेगेटिव साइन को अगर मुझे हटाना है तो इस साइड भी मुझे नेगेटिव करना होगा, इस साइड नेगेटिव करूंगा तो ये PS तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब P नोट A माइनस PS दैट इज इक्वल टू इसका नेगेटिव साइन यहां से हट गया है XB। ये जो वैल्यू होती है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर स्टेट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस टर्म इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या कहेंगे? P नोट A माइनस PS दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको बोलेंगे बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है भी? ठीक है, अब P नोट A को इस तरफ ले आइए तो हमारे पास क्या बना भी? P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A। इसको जब इधर लेके आया तो उस साइड क्या रह गया अभी? XB रह गया, ये रह गया, ठीक है ना? तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये तो क्या कहलाए? P नोट A माइनस PS तो क्या कहलाया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बट P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब क्या ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? ये तो प्रूव करेंगे, हम देखेंगे कि क्या ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। XB क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है बेटा, क्या है ये, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बट वी नो दैट, हम ये जानते हैं एक्स बी क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, आपने पढ़ा है कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा था ना, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, पढ़ा है ये, नंबर ऑफ मोल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी मोल फ्रैक्शन। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट दो ही है ए और बी, तो एन ए प्लस एन बी, ये बात आपको पता है। तो एक्स बी की ये वैल्यू इस पे रखिए बेटा, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए दैट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आप समझ रहे हो क्या है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप एनएस भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, एन ए प्लस एन बी को। तो आगे चलिए, एन बी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज गिवन मास डब्ल्यू बी अपॉन मोलर मास होता है ये, और साथ में एन ए क्या होगा, एन ए हमारे पास होता है बेटा डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, यही होता है। ये वैल्यूज पुट करिए बेटा यहां पे। तो भाई अपने पास आ गया पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन डब्ल्यू ए बाई एम ए और प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहां से थोड़ा सा पीछे जाइए, यहां पे इक्वेशन 1 मान लो इसको एक प्रकार से, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दिख रहा है ना यहां से हमें दिख रहा है कि पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी, दिख रहा है भाई। तो इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट मींस इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना डेफिनेशन में कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होगी जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी एंड इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। तो नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स पे। सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप इसको यहां पे लिख के और लिख सकते हैं कि हेंस इट इज प्रूव दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है अभी, ठीक है। अब देखिए आगे चलिए, वी नो दैट, हम ये जानते हैं, वी नो दैट solution is very very diluted, solution is very very diluted, solution जो था वो बहुत ज्यादा diluted था। इसका मतलब है सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, इट मीन्स इसका मतलब है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी माइनर अमाउंट, ठीक है, बहुत कम अमाउंट के अंदर है, बहुत कम अमाउंट के अंदर है, नेग्लिजिबल कह सकते हैं हम। तो उस कंडीशन में देखिए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए मतलब वेट ऑफ सोलवेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोलवेंट प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी कैन बी नियरली इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस एम ए। क्या ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम है। यही लाइन तो लिखी है मैंने कि सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम है। अब सोल्यूट का अमाउंट यदि बहुत कम होगा तो जब आप सोलवेंट के अंदर बहुत कम अमाउंट को मिलाओगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में जब बहुत थोड़ा अमाउंट मिलाया जाता है तो जनरली हम क्या कहते हैं, जितना सोलवेंट का होता है उतना ही होगा। जी बिल्कुल उसी तरह से मान लीजिए ये 1 लाख रुपए है और इसके अंदर ये 1 रुपए है, तो 1 लाख में मैं 1 रुपए को ऐड करूंगा तब भी मैं यही कहूंगा नियरली दिस अमाउंट इज 1 लाख। अगर मुझे घटाना हो 1 लाख में से 1 रुपए घटाना हो तब भी मैं उस अमाउंट को क्या कहूंगा कि भाई ये नियरली कितना है, 1 लाख रुपए ही है। तो उसी तरह का अमाउंट उसी तरह की बात है कि भाई इस थोड़े से अमाउंट को जब आप इसमें जोड़ोगे तब भी ये इतना ही रहेगा, नियरली इतना ही रहेगा। तो अगर सोल्यूट डाइल्यूटेड है तो आप इस पूरी टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, डब्ल्यू ए बाई एम बी रिप्लेस कर सकते हो। तो देखिए आप आगे आपके
क्या आ गया अभी, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन डब्ल्यू ए बाई एम ए। ठीक है, डब्ल्यू ए बाई एम ए। अब अपने पास लास्ट आ गया अभी, आप इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या फायदा है आपको, आप सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं बेटा। क्या निकाल सकते हो, सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हो। तो अपने पास जो आया पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाई नीचे डब्ल्यू ए और ऊपर मल्टीप्लाई बाई एम ए। यहां से एम बी क्या है, एम बी क्या है बेटा, एक एक चीज को आप एक्सप्लेन करिए इसकी, आप बताएंगे इस टर्म में जो यूज है, इस एक्सप्रेशन में जो यूज हो रही है सारी की सारी टर्म को एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन करो बेटा। सबसे पहले मुझे बताइए पी नोट ए क्या है, पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट के अंदर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर था ये। ठीक है, पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है बेटा। ठीक है, आगे चलिए डब्ल्यू बी अपने पास हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट या सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट, या आप कह सकते हैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट। एम बी क्या है बेटा, एम बी अपने पास है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास। डब्ल्यू ए क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, और एम ए क्या होता है बेटा, मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है भी, सोलवेंट का मोलर मास। सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई एक एक करके। चलिए अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से फायदा क्या है बेटा, आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहा भाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसको इधर लेके जाइए। इसको यदि आप इधर लेके जाएंगे तो एक्सप्रेशन आपके पास बन गई एम बी दैट इज इक्वल टू क्या बन गया अभी, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई एम ए अपॉन पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। ये तो अपने पास आ गया भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाई क्या रह गया इधर, डब्ल्यू ए। तो ये अपने पास आ गया भाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बेटा इस प्रकार से हमने पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, उसको प्रूव किया कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और फिर हमने उससे क्या निकाला, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यही हमने तीनों में, बाकी बची हुई तीनों में करना है। सबसे पहले उसको प्रूव करेंगे कि वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फिर उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम सोल्यूट का मोलर मास निकालेंगे। ठीक है।